अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूँ मारिया जदू। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत को हिस्सा बनाएंगे, बात करेंगे। इमरान खान साहब ने अपने ऊपर जो मज़ीद कातिलाना हमलों का खदशा जाहिर किया है उसके ऊपर कि क्या इमरान खान साहब को अभी भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या नहीं, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे नाज़रीन नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, चूँकि इस हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, कुछ ही दिनों में बिलावल भुट्टो साहब भी जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कहा यह जा रहा है कि जरदारी साहब और भुट्टो साहब दोनों, बिलावल भुट्टो साहब दोनों नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से जो मुशावरत होनी है उस अहम मीटिंग का हिस्सा भी बनेंगे। तो ये नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से जो 1952 का जो आर्मी एक्ट है उसमें तरमीम से मुताल्लिक कुछ खबरें सामने आई थी, उस पर भी मजीद डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या ये अमेंडमेंट होने जा भी रही है नहीं। जो खबरें कुछ इस तरह की आ रही है कि नवाज शरीफ साहब ने खदशा जाहिर किया है, वो आपके साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और उसके साथ साथ जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से नई डेवलपमेंट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के जो लॉन्ग मार्च है उसके खिलाफ दरखास्त थी उसको निपटा दिया है और ये भी कहा है कि ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जो कबल वक्त हो। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अहम रिमार्क ये भी सामने आया कि आईनी खिलाफ वर्जी का खतरा वाज़ेह हुआ तो अदलिया इसके अंदर मुदाखलत जरूर करेगी। तो ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे और सबसे अहम इशू इस वक्त जो पाकिस्तान का है जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है वो है पाकिस्तान की इकॉनमी का इशू, उस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। मुआशी चैलेंजेस को जो उनका जो तोड़ है उसके लिए खातिर खा इस वक्त एफर्ट नहीं की जा रही है हुकूमत की तरफ से, इस तरह का जो है वो सामने आ रहा है इम्पैक्ट। और उसके साथ साथ जो IMF के साथ जो थी उसके हवाले से भी कोई अहम डेवलपमेंट सामने नहीं आ रही है, वो टॉक्स क्यों कैंसिल हुए उस पर बात करेंगे। और उधर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में जो है वो इजाफा होता जा रहा है जिसकी वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो डिफॉल्ट के चांसेस है पाकिस्तान के वो बढ़ते जा रहे हैं। तो काफी खतरनाक सूरत हाल है और पाकिस्तान के जो कर्ज हैं जो उनकी वाजिबात करने हैं वो तकरीबन 62 खरब 50 अरब रुपए तक जा पहुंचे। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और जो बड़ी सनतें हैं उनकी पैदावार कम होने लगी है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब भी कहते हैं कि IMF ने कहा है कि मजीद जो टैक्स है नहीं लगाएंगे तो मुज़ाकरात किस तरह से होंगे, जबकि ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि IMF ने मजीद टैक्स बढ़ाने का कहा है। तो वो भी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रज़ा साहब। अनवर रज़ा साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले अभी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब उनके ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ जिसपे वो अल्लाह का शुक्र है कि बच चुके हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर मजीद कातिलाना हमलों का जो खदशा है वो जाहिर किया जा रहा है। तो इस हवाले से क्या मजीद अपडेट्स है आपके पास? ये खदशा ही है या ये वाकई में इसमें कुछ हकीकत है? देखिए मारिया, जब इमरान खान साहब ने हकीकी आज़ादी मार्च शुरू करना था और उसके लिए वो मैराथन जलसे कर रहे थे पूरे मुल्क में, तो उन्होंने इस खदशे का इजहार पहले भी किया था और उन्होंने 2 हफ्ते कबल बताया था कि उन पर कोई कातलाना हमला किया जा सकता है। फिर हमने देखा कि वज़ीराबाद में ये अटैम्प्ट की गई और खुदा का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह और उनकी ज़िंदगी ख़तरे से बाहर है। अब फिर दोबारा उन्होंने आज एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने फिर इस खदशे का इजहार किया है कि दोबारा भी उन पर हमला किया जा सकता है। एक बात तो ये, दूसरी जानिब जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने भी थ्रेट अलर्ट जारी किया है कि इमरान खान साहब पर हमले के खदशात मौजूद हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या ये थ्रेट अलर्ट जारी करके ख़ुद को बरीउज़्मा कर रही है। दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो हुकूमत है पंजाब में वो इमरान खान साहब की है और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फुल प्रूफ मैं समझता हूँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वो पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। और इमरान खान साहब शायद इस खदशे का इजहार इसलिए भी कर रहे हैं कि आइंदा खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या रूनुमा ना हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ साथ इमरान खान साहब को ख़ुद भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, जो कि वो नहीं बरतते रहे माजी में। उन्हें कहा गया इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से कि आपको बुलेट प्रूफ शीशा इस्तेमाल करना चाहिए, बुलेट प्रूफ कंटेनर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि पाकिस्तान में मज़ीद हालात को ख़राब करने के लिए ऐसा वाक़या खुदा न खास्ता रूनुमा करवाया जा सके। थर्ड पार्टीज भी इन्वॉल्व जी डेफिनेटली। इसमें देखिए ना कि हुकूमत और इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं वो उनके टॉकिंग टर्म्स नहीं हैं। इमरान खान साहब इंतखाबात की तारीख लिए बगैर किसी तरह भी ख़ुद को पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो मुज़ाकरात हैं वो तातुल का शिकार हैं। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी समेत बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की और कर भी रहे हैं कि किसी तरीके से इस तातुल को
اور یہ جو ایک انتشار ہے اور ہجان کی کیفیت ہے ملک میں، اس کو ختم کیا جا سکے۔ دیکھیے جب آپ اتنے بڑے جلسہ جلوس یا پھر آپ ایک لانگ مارچ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ممکن نہیں ہوتا، اور ایسے جو جلسے ہوتے ہیں، ایسے حقیقی آزادی مارچ میں خدا نہ خواستہ اس طرح کی اٹیمپٹ کرنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح وزیر آباد میں عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور اس شخص کا جو پہلا ویڈیو بیان آیا اس میں اس نے کہا کہ کیونکہ عمران خان صاحب مذہبی منافرت پھیلا رہے تھے اور ان کو یہ اچھا نہیں لگا اور اس لیے انہوں نے یہ حملہ کیا، یہ اس سے بھی زیادہ الارمنگ ہے اور خطرناک ہے کہ ہماری قوم کو مذہبی منافرت میں بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اب ہمیں من حیث القوم یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان تمام جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو مذاکرات کی میز کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کسی بھی فریق نے اب اس جو اس وقت ریجڈ پن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس سے پیچھے نہ ہٹے تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا، اور اس کو روکنے کے لیے ہم سب کو بالکل فلیکسیبلٹی کی بھی اس میں ذمہ داری بنتی ہے، خاص کر اس وقت عمران خان صاحب چونکہ لاہور میں ہے تو پنجاب حکومت کی بھی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ لیکن اس تمام ایشو کے اوپر جو عمران خان صاحب نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان کے اوپر مزید قاتلانہ حملے ہو سکتے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، تو اس میں عمران خان صاحب کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے اپنے آپ کو خود سیکیور کرنے میں؟ دیکھیے عمران خان صاحب کو پہلے تو یہ چاہیے کہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے اس کی سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے، اور وہ ہے پنجاب حکومت کی ذمہ داری۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے خان صاحب کا جو پروٹیسٹ تھا وہ رجسٹر ہو چکا، اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ایک بڑی میجورٹی ہے، عوام کی ایک بڑی طاقت ان کے ساتھ سڑکوں پر موجود ہے، اسی وجہ سے ان کی بات بھی سنی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیے کہ ملک کے جو حالات ہیں، معاشی جو صورتحال ہے وہ دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جب پاکستان تشریف لائے تھے تو انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ وہ ودن 1 منتھ یا 2 مہینے کے اندر اندر اکانومی کو سٹیبل کر لیں گے اور مہنگائی کو کسی نہ کسی حد تک کنٹرول کر لیا جائے گا۔ نہ تو معاشی طور پر ہم سٹیبل ہو سکے ہیں اور نہ ہی مہنگائی کنٹرول ہو سکی ہے۔ اس کے حالات جو بھی ہیں، اس کے محرکات جو بھی ہیں، لیکن آپ نے رسپانسبلٹی لی تھی، اس بات کو ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن اس وقت جو سیاسی انتشار ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اب عمران خان صاحب کا یہ کل کا جو میسیج تھا، جو ایک ان کی گفتگو تھی کہ وہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اچھی بات ہے۔ اب ان کا صرف ایک پوائنٹ رہ گیا ہے، اور ایک پوائنٹ پہ آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے لچک کا مظاہرہ بھی شو کیا ہے، اور اگر آپ کو یاد، انہوں نے کہا کہ اگر معاشی صورتحال ملک کی بہتر ہوتی ہے تو پھر میں 1 سال کے لیے بھی انتظار کر سکتا ہوں۔ اب وہ اگر قبل از وقت انتخابات کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کر لی جائے، بیٹھ کر بات کر لی جائے، میں سمجھتا ہوں اس سے معاشی استحکام بھی آئے گا۔ جب پولیٹیکل استحکام ہوگا تو معاشی استحکام لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں انور رضا صاحب کہ اگر یہ مل بیٹھ کر ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو جائے، لیکن مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تو کوئی تیاری نہیں ہے، تو پھر وہ ڈیٹ کس طرح سے اناؤنس ہوگی؟ نہیں ماریا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو عمران خان صاحب کی لیڈرشپ ہے، ان کے جو 7 لوگ ہیں ان میں شاہ محمود قریشی ہے، اس میں خٹک صاحب ہیں، فواد صاحب ہیں، یہ جو ہیں وہ بیک ڈور پر رابطوں میں ہیں، حکومت کے ساتھ بھی رابطوں میں۔ نہیں دیکھیے ہوتا ہمیشہ، دیکھیے عمران خان صاحب نے جو کراؤڈ ہے اس کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے، اور وہ بالکل اپنے بیانیے کی وجہ سے، اپنی گفتگو کی وجہ سے، اپنے جو ان کے فالورز ہیں، ان کے جو ووٹرز ہیں، انہیں بھی انٹیکٹ رکھنا ہے۔ تو اس لیے وہ یہ گفتگو پبلکلی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان چوروں سے مذاکرات نہیں کرنے ہیں، انہوں نے مذاکرات ان کے ہینڈلر سے کرنے ہیں، لیکن ان کے جو باقی لوگ ہیں وہ گورنمنٹ سے بھی رابطے میں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ ہاں عمران خان صاحب اس لیے یہ بیانیہ انہوں نے لیا ہوا ہے تاکہ ان کے جو ووٹرز ہیں اور جو حقیقی آزادی مارچ میں لوگ ہیں ان کو بھی تو انٹیکٹ رکھنا ہے، انہی کے ذریعے تو یہ پریشر بنتا جا رہا ہے، اور اسی پریشر کی بنیاد پر ہی، اسی دباؤ کی بنیاد پر وہ جو ان کا قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ ہے وہ کہیں نہ کہیں حل ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، یہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات کو حل کرتی ہیں۔ ادر دین اگر آپ مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھیں گے تو پھر آج آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک ریمارکس دیے ہیں چیف جسٹس صاحب نے کہ اگر غیر آئینی اقدام ہوتا دیکھا تو پھر وہ بھی انٹروین کریں گے۔ لہٰذا اب تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، اگر تو انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا ہے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، تو انہیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ایک ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو سیاسی انتشار اور جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو کم کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا، اور اب اس
हिजान की कैफियत से कौम को निकालना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुल्क के साथ साथ ये अवाम सफ़र कर रहे हैं। आप देखें महंगाई अपनी जगह पर मौजूद है, आगे सर्दियाँ आ गई हैं, इन तमाम पॉलिटिकल इश्यूज़ को अगर देखें तो अब वहाँ पर जो सैलाब ज़दा लोग हैं, मुतासरीन हैं, वो अभी भी उसी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। आपने उनकी रिहेबिलिटेशन के अमल को शुरू करना है, जो कि हो ही नहीं सका। सर्दियां आ रही हैं, सर्द मौसम है, उनसे उन लोगों को बचाना है। आप उनकी अगर कंडीशन देखें, वहाँ पे जो सर्वे की रिपोर्ट्स हैं उनका अगर मुशाहिदा करें तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि उन लोगों की क्या सूरत हाल है। जी, आप कहें। उन लोगों की क्या सूरत है। हमारे जो हुकूमत है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि वो इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करे, और उसके साथ साथ उन्हीं की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपोजिशन को या खान साहब को साथ लेकर चले। हाँ, उन्हें भी अब लचक का मुजाहरा करना होगा। मैं समझता हूँ, ये मेरे अपने एक ओपिनियन है, चूँकि जो मैं ग्राउंड रियलिटी देख रहा हूँ, कि जब नए आर्मी चीफ की तकर्री का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो पॉलिटिकल जो इस्तेहकाम है वो भी आना शुरू होगा, और आपको नज़र भी आएगा, और माशी इस्तेहकाम जो है ना वो भी आपको आना शुरू होगा। हाँ, इस मामले पर हुकूमत भी अब लचक दिखा रही है कि 2 माह 3 माह पहले अगर इंतखाबात हो जाएं और उससे अगर स्टेबिलिटी आ जाए, माशी इस्तेहकाम आ जाए, तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं, और हुकूमत भी इस हवाले से तैनात है। इस हवाले से मारिया इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं गैर मुल्की, उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं। आपने देखा उन्होंने अपने आप को लो प्रोफाइल रखा हुआ है, किस लिए कि वो चाहते हैं, उनकी कोशिश है, उनकी ख्वाहिश है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने उन्हें ये टास्क दिया था कि आपने इकॉनमी की सूरत हाल को बेहतर करना है। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर इन्होंने अवाम को रिलीफ ना दिया, महंगाई को कम ना किया, तो मुझे बताइए कि आम इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। आप ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात है, खासकर जो एक खतरा जाहिर किया जा रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है, इसका हल आर्मी चीफ की तैनाती और क़बल अज़ वक्त इंतखाबात है? ये आप समझते हैं ये इसका हल है? देखिए मारिया, मुल्क को आपने अगर डिफ़ॉल्ट से बचाना है तो उसके लिए माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है, और माशी इस्तेहकाम किस तरह ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम जो है, सियासी इंतशार को ख़त्म करना है। सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है इस वक्त, एक बात। दूसरी बात, आपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकालना है तो आपके जो ब्रादर इस्लामिक ममालिक हैं, आपके जो दोस्त ममालिक हैं, आपने उनसे रजू करना है, उनसे बात करनी है। आप देखिए MBS का जो दौरा था वो G8 ममालिक की वजह से कैंसिल हुआ, लेकिन अगर वो दौरा होता वो अब भी होगा। उन्होंने जो अपने सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी, जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होनी थी, सऊदी अरेबियंस जो कंपनीज़ हैं उन्होंने करनी थी, तो उससे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में कदरे बेहतरी आनी थी। चीन आपका जो दरीना दोस्त है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, और वो कर भी रहे हैं। जब आप लेकिन उस तरह से इन्वेस्टमेंट या उस तरह से दोस्ती इस वक्त नजर नहीं आ रही अनवर रज़ा। उसकी बुनियादी वजह तो आप बताएं, आपके मुल्क में इस्तेहकाम ही नहीं है। मुझे ये बताइए, लेकिन IMF का भी तो अहम रोल है ना इसमें अनवर साहब। IMF अगर आपसे प्रॉपर मुज़ाकरात नहीं करेगी, आपसे टेबल पे सही तरीके से नहीं बैठेगी, चीज़ों को आगे लेकर नहीं चलेगी, तो ममालिक तो IMF के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ जो आपके दोस्त ममालिक होते हैं कि IMF कोई आगे बढ़ेगा तो दोस्त ममालिक भी उनका भी कॉन्फिडेंस रेज होगा, तभी तो जाके इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए, जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो उस वक्त पाकिस्तान के पास ये बड़ा अच्छा मौका था कि आप IMF के साथ बैठते और अपनी जो टर्म एंड कंडीशन थी उसको रिविज़िट करते, और वो हो भी सकती थी, और आपको एक अच्छा मार्जिन मिल जाता। उससे आपकी इकॉनमी की सूरत कुछ ना कुछ बेहतर होती, और उसके साथ जो आपके इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ, और बिलखसूस मैं समझता हूँ कि आपके जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ आपको बैठने की ज़रूरत थी, और फिर वहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने के इम्कानात भी रोशन थे। लेकिन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी कोई बैरूनी कंपनीज? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम ही नहीं। जब तक पॉलिटिकल इस्तेहकाम नहीं होता उस वक्त तक जो बैरूनी ममालिक हैं उनकी जो सरमायाकार कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में नहीं आती। ये तो मेजर फैक्टर है अनवर साहब। इस पे हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मौशी जो एक्सपर्ट हैं वो भी होंगे, लेकिन उससे पहले जो आज की जो प्रोसीडिंग हुई सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के खिलाफ जो दरख्वास्त निपटाई है, उसमें अहम जो चीज़ थी उसमें ये जाहिर हुआ कि अभी तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ है तारीख, वक्त और जगह जाहिर नहीं की है, और इंतज़ामिया ने ये भी कहा है कि ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आने की इसको इजाज़त नहीं दे रहे हम। तो फिर ये मामला किस तरह रिजॉल्व होगा? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो कहा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लेकर आएंगे वो।
देखिए, ये हुकूमत ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था। अब तो ये खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि आपको एक जगह मुख्तस करनी थी, लेकिन जब इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद में अटैक हुआ, कातिलाना हमला हुआ, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट भी खासी कॉन्शियस हुई, क्योंकि जो इमरान खान साहब और उनकी जमात की तरफ से इल्ज़ामात थे वो फेडरल गवर्नमेंट पर लगाए जा रहे थे। दूसरी बात कि खुदा न खास्ता यहाँ पर भी ऐसा कोई खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या अगर होता है तो उसके तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पर आ जाती है। तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने पहले अपने पड़ाव और अपने मुकाम का ऐलान इस्लामाबाद में किया था। अब वो कहते हैं कि वो पिंडी में आएंगे और 48 आवर के बाद वो इस बात का ऐलान करेंगे कि उन्होंने पिंडी कब आना है। रावलपिंडी में उनके आने का मकसद ये है कि वहाँ पर वो अपनी पंजाब से जो कुमक है उससे और पूरे सूबे से लोगों को वहाँ पर इंटैक्ट करेंगे, रखेंगे। फिर KPK से भी लोगों को पिंडी में ही बुलाएंगे और उसके बाद जो आपके गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पिंडी में आएंगे। पिंडी में आने का मकसद सिर्फ इनके दो हो सकते हैं। एक तो ये कि जो नए आने वाले आर्मी चीफ होंगे उनके साथ नेगोशिएशन होगी, क्योंकि इमरान खान साहब का ट्रस्ट डेफिसिट है मौजूदा। अब आर्मी चीफ की तैनाती से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आर्मी चीफ की तैनाती से उनसे लेना देना इसलिए नहीं है कि आइन में कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं कि वज़ीर आज़म को अपोजिशन लीडर से या साबिक वज़ीर आज़म से इस पर मुशावरत करना है। अब ये सवाबदीद है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, वो मुशावरत करेंगे अपनी इत्तेहादी जमातों से जिनके साथ उन्होंने ये मुशावरत करनी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पिंडी में इसलिए आना चाहते हैं कि पिंडी में उन्हें पता है कि उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पर वो अगर बैठ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर वो हालात को फोर्स ही करेंगे, जी हालात को फोर्स ही करेंगे, मुमकिन है कि वो इस्लामाबाद में दाखिले और दाखिले के रास्ते भी ब्लॉक कर दें। उनकी जान को खतरा है तो फेडरल गवर्नमेंट तो इस चीज को फिर अपने ऊपर नहीं लेगी ना। डेफिनेटली। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे मौशी चैलेंजेस का तोड़ निकालने के लिए खातिर खा कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही है। हुकूमत ने कहा था कि इसहाक डार साहब जब आएंगे तो हालात बेहतर होंगे, लेकिन कुछ उस तरह से नजर नहीं आ रहा। तो सिचुएशन कहाँ को जा रही है, मुल्क डिफॉल्ट का शिकार क्यों हो रहा है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बात की जाए तो काफ़ी इस वक्त तबाह होती दिखाई दे रही है। मुआशी चैलेंजेस है, उसका तोड़ निकालने के लिए जितने भी खातिर खा जो इकदाम किए जा रहे हैं उसमें कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इस वक्त हुकूमत को एक्सपेक्टेशंस थी इसहाक डार साहब से कि जब वो आएंगे तो थिंग्स विल बी बेटर, लेकिन उस तरह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद महंगा होता जा रहा है और इसके साथ साथ जो इदारा शुमारियात ने जो खतरे घंटी बजाई है कि इस वक्त मजमूई तौर पर मुल्की मुआशी सरगर्मियां जो है उसमें सुस्त रवि का अंदिया जाहिर किया गया है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने काफ़ी अहम बात की है। वो ये कह रहे हैं कि IMF ने कह दिया कि अगर नए टैक्सेस जो हैं वो नहीं लगाए गए तो मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। IMF बात करने के लिए तैयार नहीं है। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमें माहिर मुआशियात डॉक्टर हसनैन जावेद ने ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर हमने पहले भी आपको प्रोग्राम में लिया था, हमने आपसे पूछा था कि ये जो हालात है ये बेहतरी की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, डॉलर कुछ कम होगा या नहीं होगा, तो आपने उस वक्त भी बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये इतना कोई खातिर खा डॉलर की कीमत में जो है वो कमी नहीं आएगी, एक जगह पर जाके एटलीस्ट स्टेबल जरूर हो जाएगा। वो हम काफी दिनों से देख भी रहे हैं कि स्टेबिलिटी उसमें थोड़ी बहुत नजर आ रही है, लेकिन आज फिर उसमें थोड़ी सी हलचल हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो आज ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। सर इन खबरों में कितनी सी ताकत है? अच्छा, इस चीज की मुझे थोड़ी सी कीमत भी देना पड़ी, लेकिन यह है कि मैं मुसलसल इस बात पे कायम था कि इसहाक डार साहब के आने से किसी किस्म का कोई भी माशी तब्दीली नहीं आएगी, पाकिस्तान कोई एलिवेट नहीं करेगा और माशी तौर पर पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं होगा। ये आपको याद होगा, मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा और भुगता भी। अच्छा जी, भुगतना वगैरह तो मामला चलता रहता है, लेकिन मैं आपको चंद सिचुएशन बताता चलूं कि जो आपके जो CDS जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेस रेट जो है वो जो है वो आपका तकरीबन 1929 बेसिस पर चला गया। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स हैं वो बढ़कर 75.5% हो गए हैं और जो सॉवरेन डिफॉल्ट से बचने के लिए जो कर्ज हमें लेने पड़े हैं वो मुसलसल जो है वो महंगे होते जा रहे हैं। इस तरीके से जो
AHL आरिफ हबीब लिमिटेड जो है वो उनके अदाद व शुमार के मुताबिक नवंबर को तकरीबन 394 बेसिस यानी 11 पॉइंट्स के हिसाब से CDS मार्क 5 साल क्रेडिट डिफॉल्ट स्ट्रेस पॉइंट के इजाफे से 64.19% तक पहुंच गया। इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट में एक माह में तकरीबन 4200 पॉइंट्स बेसिस पॉइंट्स में और तकरीबन 4.21% इजाफा हुआ, जो इस बात की निशानदेही करता है कि गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान की डॉलर की तरह की जो मेच्योरिटीज पर एतमाद खत्म हो गया। अब ये बात जो मैंने CDS की आपके सामने रखी है और डिफॉल्ट्स की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रख दी है, ये मेरी अपनी बनाई भी नहीं है, ये खालिफ आरिफ हबीब लिमिटेड की जो है वो बेसिस पॉइंट के ऊपर ना बनाए। मैं कितनी जबरदस्ती से ये कह सकता हूं कि फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स हमें स्टेबिलिटी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि सियासी तौर पे हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए और कोई सी भी हो, लेकिन आप लोगों ने और पूरे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन मेरी ये बात एक्सेप्ट जरूर की और उन मुख्तदर हलकों के अंदर मेरी ये बात बहुत बुरी लगी कि इसहाक डार सर की ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा है और इस तरीके से जो है वो बेस पॉइंट्स कम होते गए और डिफॉल्ट का खतरा अब आपके सामने बढ़ चुका है। अब वो कहां से लेकर आएंगे? IMF के साथ आप जो निगोशिएशन करने जा रहे हैं, आवाज आपको आ रही है? जी सर, यू आर ऑडिबल। जी आवाज, इज इट ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। जी, तो जो IMF के साथ आप करने जा रहे हैं वो किसी सूरत भी वो निगोशिएशन जिन बातों पे उन्होंने की, यानी बिजली का, पेट्रोल का और हर प्राइस के ऊपर, और जितने पॉइंट्स उनके कंट्रोलिंग पॉइंट्स आपको दिए थे, वो जब तक आप निगोशिएट नहीं करेंगे तब तक वो नहीं हो गए। इसहाक डार साहब ने कहा कि ना हाँ में की बात ना में बात की, लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये आगे मैंने आकर वही फैसला किया जो कौम के हक में था। डॉक्टर साहब ये बताइए क्या अगर हाँ ना में फैसला ना आए तो आप जो दिल करता है वो कर लें। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि मुफ्ती इस्माइल साहब जो थे, उन्होंने बाद में जब वो चले गए उन्होंने कहा ये 1% का पाकिस्तान है और सिर्फ 570 जो अफराद हैं उनका पाकिस्तान है, और हम गरीब का बच्चा गरीब रहेगा, अमीर और सेठ का बच्चा जो है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब हमें इस सारी सिचुएशन से निकलना कैसे है, क्योंकि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने कहा है कि उस वक्त तक आपके साथ मुज़ाकरात IMF नहीं करेगा जब तक आप नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे। हम तो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। ठीक है, आपको आवाज आ रही है सर? आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक डॉक्टर साहब के इंटरनेट का आई थिंक थोड़ा सा इशू है, बट अनवर साहब आपकी तरफ आऊँ, ये क्यों चीज़ों को स्टेबलाइज नहीं किया जा रहा, खासकर जब एवरीबडी नो, जैसे भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से। तो फिर क्यों इमरान खान साहब नहीं सोच रहे, क्यों हुकूमत नहीं सोच रही, क्यों मिल बैठ कर ये नहीं सोचा जा रहा कि पहले मुल्क को हम एक स्टेबलाइज पोजीशन पर लेकर जाएं, उसके बाद ये लड़ाई झगड़ा देख लें किस नए आर्मी चीफ ने आना है, इलेक्शन कब होने, ये बात की बातें नहीं है। देखिए मारिया, सबसे पहली बात तो ये है कि इसहाक डार साहब जब वतन वापस आए हैं तो जी इसहाक डार साहब जब वतन वापस आए थे तो नवाज शरीफ साहब ने उन्हें मुल्क में माशी सूरत को बेहतर करने के लिए एक टास्क दिया था। आई थिंक अब तक वो शायद इसको पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए वो पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और उन पर ये बात बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हुकूमत पर, इस्टेब्लिशमेंट पर ये ज़ोर दीजिए कि इंतखाबात उनको अपना वक्त जो है वो पूरा करने दीजिए। अगर कबल वक्त इंतखाबात करवाए तो इससे उनकी सियासी पोजीशन कमज़ोर होगी, और जो IMF से उन्होंने मुज़ाकरात के ज़रिए जो उन्होंने कहा था कि जो उनकी हमने पूरी करनी है, डिमांड्स को पूरा करना है, नए टैक्सेस लगाने हैं, तो फिर हम रिलीफ देंगे और वो पूरा नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात किए गए थे वो जो उनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, नए टैक्सेस हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन इसहाक डार साहब तो इकानमी को बेहतर करने में कामयाब हुए ही नहीं। इसी वजह से सियासी इंतशार मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है और हालात मज़ीद अबतर होते चले जा रहे हैं। चलिए, ये बात अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप ये फरमाइएगा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि इन तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान को माशी सूरत हाल से
निकलना कैसे है, हमारे सामने वे फॉरवर्ड क्या है? अच्छा, इसका सिंपल हल मैंने अर्ज किया था कि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई भी जमहूरी हुकूमत जो है वो अपनी सेटलमेंट का टाइम ले रही है, तो फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान कीजिए और एक जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट लेकर आए और एक स्टेबल इंटरिम गवर्नमेंट फॉर अ ईयर को लेकर आ जाएं, और उसके अंदर जो है वो आप अपनी टेक्नोक्रेटिक 60 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो कम से कम वो लोग जो कि टेक्निकली साउंड हैं और आईएमएफ के साथ डील्स करने में और जहां जहां जितनी रकम बढ़ानी है और जहां जहां पे कम करनी है उन लोगों को लेकर आए, जिसको शेडो मिनिस्टर्स कहते हैं। आप 1 साल के लिए टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेकर आए और इलेक्शन की डेट दे दें। इस तरीके से 2 चीजें हल हो जाएंगी। एक तो खान साहब का मुतालबा सिंपल इलेक्शन है, तो उनका मुतालबा खत्म हो जाएगा। और अगर आप जब एक दूसरी गवर्नमेंट लेके आएंगे, केयरटेकर गवर्नमेंट को 1 साल का टाइम देंगे जिसके अंदर उसके पास टेक्नोक्रेटिक सेटअप की तरह होगा, जैसे एक जमाने में मोइन कुरैशी साहब आए थे, इसमें कोई बुरी बात की बात नहीं है। तो इसी तरीके से आपकी अदलिया, आपकी डिफेंस, आपकी बाकी ये क्या अमेरिका की, आईएमएफ की, ये किसकी डिमांड है कि निगरान सेटअप जो है वो 1 साल के लिए चले? ये उनकी डिमांड है या आप हालात को बेहतरी के लिए ये बता रहे हैं, तजवीज दे रहे हैं? ये मैं बिल्कुल जाती तौर पे कह रहा हूँ, वो जाती तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि अगर खान साहब भी आते हैं तो खान साहब का माशी मंशूर तो इस वक्त है नहीं। इस वक्त उनके पास अगर आप फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता असद उमर साहब को तो आप किसी फाइनेंशियल टीम का हिस्सा नहीं ना बना सकते, या खुदा ना खास्ता आप जो है वो फवाद चौधरी को दोबारा से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगाएंगे, या अगर आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगा देंगे, तो उनके सारे के सारे जो है वो तीर आजमाए हुए हैं, तो वो कोई भी निशाने पे जाके नहीं लगा और किसी तरह की भी सूरत हाल नहीं है। हाँ, रही बात खान साहब की कि लोग चाहते हैं कि खान साहब आए, खान साहब के ऊपर लोगों का इत्मीनान है, खान साहब के ऊपर लोग जो हैं वो उनको बेईमान नहीं समझते, उनको जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है उनके ऊपर कोई दाग अभी तक नहीं है, लेकिन उनकी बाकी टीम को नालायक समझना है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। तो ना माशी टीम है, ना कोई कोर टीम है, ना कोई सोशल ऑब्जेक्टिव टीम है। इधर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जितने ज्यादा दोगलापन कर सकते हैं वो कर सकते हैं, वो किस टीम में और किस तरह से हैं, तो सियासी मामला किस उलझन का शिकार रहेंगे। तो डॉक्टर साहब एक्सपर्ट है कौन? इसहाक डार साहब का था कि वो एक्सपर्ट है, उनसे भी हालात बेहतर नहीं हुए, तो ये जो आपका 7.5 ट्रिलियन रुपीस का जो हमने हदफ पूरा करना था 22 और 23 के साल के अंदर वो फिर कैसे पूरा हो सकेगा? मैं आपको दोबारा यही कहूंगा कि आप जो है वो शौकत तरीन साहब को दोबारा ले आए, आप किसी और को दोबारा ले आए, लेकिन आप बल्कि इससे पहले जो वजीर खजाना थे वो जो क्या नाम है, उनका नाम मैं भूलता हूं थोड़ा सा, उनको ले आए। लेकिन किसी भी सूरत में जो आपके कॉमर्स के लिए अगर आप जो है वो उनको ले आए, दाऊद साहब को ले आए, लेकिन इसहाक डार साहब का तो किसी भी सूरत में कहीं पे भी मईशत में लेना देना ही नहीं है। वो तो एक जो है वो गलत काउंटिंग करके गलत मामलात को डेबिट एंड क्रेडिट को बैलेंस शीट के अंदर बराबर करने वाले आदमी हैं। आप उनको किस तरीके से लेकर आ सकते हैं? आप ये किसी तरह का भी मामला नहीं कर सकते। देखें, 2 सॉवरेन गारंटीज होती हैं, डेट होता है, डिफॉल्ट होता है, एसडीएस होते हैं, बाकी मामलात होते हैं। हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को 500 मिलियन तक लेकर आना चाहिए था, किसी तरीके से स्क्वीज में नहीं आ रहे। अच्छा, इसका बात जो है वो जो डेवलपमेंट की बात आ जाती है, तो डेवलपमेंट में सीपैक वहीं का वहीं, फिर मुक्पन दास वहीं का वहीं, आपके सारे के सारे यूनिट्स वहीं के वहीं, तो किसी भी जगह के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट है ही नहीं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में इन्होंने क्या किया, और एसएन इकबाल साहब के ऊपर जो अगर आप कहते हैं तो प्लानिंग डिवीजन के अंदर उन्होंने कौन सा तीर मारा है, और जो सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ जो मामला आपने बात की थी हमारे शो में, आपने कहा था कि सैलाब ज़दगान के हवाले से जो फंड आ रहा है बाहर के मुल्कों से, शायद हुकूमत उसका इस्तेमाल करके और मुल्क की इकोनॉमी को शायद बेहतर कर सके। बहरहाल जो फंड जिस चीज के लिए आएगा वो सैलाब ज़दगान के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, तो सर क्या वो फंड आया नहीं है या उसका इस्तेमाल नहीं हुआ? अच्छा, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया मारिया, थैंक यू वेरी मच। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ये सवाल जरूर करेंगे। सिर्फ 300 करोड़ डॉलर सिर्फ। अच्छा, आप ये देखें, 300 बिलियन डॉलर का हमारा नुकसान है, 300 करोड़ डॉलर हमें बेचकर क्या वो करना चाह रहे हैं, और हमें एक पूरी दुनिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला।
اور ایون جو ہے وہ COP27 میں جا کے جو ہے وہ پرائم منسٹر نے ریکویسٹ کی ان سارے ممالک کے. ایک تو یہ ریکویسٹ تھی اور جو کہ امپورٹنٹ ریکویسٹ تھی وہ یہ کہ ڈیفالٹ کا یہ جو ہمارا ڈیٹ ہے وہ ہمیں ریلیف دیا جائے, ڈیٹ ریلیف دیا جائے. یہ جتنے قرضہ جات ہیں وہ ہمیں معاف کیے جائیں کچھ عرصہ یا بڑے لمبے عرصے کے لیے, تاکہ ہم ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جا کر بتائیں کہ ہم جو ہے نا وہ فلڈ ریلیف کیمپ کے لیے اس سے پہلے ہم فلاں انڈسٹری لگائیں گے اور ان کو جو ری ہیبریٹیشن سے پہلے فلاں جگہ سے پیسہ بنائیں گے اور اس پیسے کو ہم یہاں لگا کے پھر نیکسٹ فیز کے اندر ری ہیبریٹیشن پہ لگائیں گے. تو پوری دنیا کو آپ کے اوپر سے اعتماد ختم ہو گیا. ان کو پتا ہے کہ آپ پیسہ لیتے ہیں اور پیسہ کھا جاتے ہیں, اور کھاتے کون ہیں؟ آپ ہی کی گورنمنٹ کے لوگ, آپ ہی کے وزرائے اعلیٰ, آپ ہی کے جو نیچے جو چیف سیکرٹریز اور سیکرٹریز ہیں, وہ سارے کے سارے پیسہ کھا جائیں گے. اور کوئی ایک روپیہ بھی جو ہے نہ بلوچستان کے اوپر لگے گا, نہ آپ کا جو ہے وہ سندھ کے اوپر لگے گا. تو سارا کا سارا منظر کشی آپ کی جو ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, یہ بڑا $30 بلین کا نقصان بھی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے ایک الارمنگ سچویشن کی طرف ہمیں انڈیکیٹ کیا ہے کہ اب پاکستان کا رسک جو ہے وہ 75% تک چلا گیا ہے. تو ڈیفالٹ کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ اس کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جو آپ کا ہائی ڈیٹ ایکومولیٹڈ رسک ہے وہ آپ کا تقریباً جیسے گریس کا 2012 کے اندر تھا, پھر اسی طریقے سے لیبنان کا 2020 کے اندر تھا, اور سری لنکا کا جو 2022 کے اندر تھا. آپ کی سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ بری طریقے سے سچویشن خراب ہو گئی ہے, کیونکہ آپ خود اندازہ لگائیں, کامن سینس کی بات ہے کہ کہیں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں, کسی جگہ نیا یونٹ لگا ہی نہیں, کہیں جگہ سے آپ رقم پروڈیوس کر ہی نہیں رہے. تو جو پرانی رقم ہے اس سے کم ہونا ہے یا یعنی زیادہ ہونا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نے زبردست مار کھائی ہے اس پوائنٹ کے اوپر. تو پاکستان کسی بہرحال ڈاکٹر صاحب کوئی امید آپ ہمیں نہیں دے رہے, کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی چیزیں بہتر کی طرف جائیں گی اور ڈیفالٹ سے بچ جائیں گے ہم؟ دکھا دیں, میں یقین کریں سب سے پازیٹیو آدمی ہو جاؤں گا میں اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ساری کی ساری جگہ جو ہے وہ انہوں نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے اوپر, کمرشل بینک کے اوپر, کمرشل قرضہ جات کے اوپر, اور اس کے بعد جو کہیں سے بھی پیسہ جو آ رہا ہے, جو پیسہ وعدہ بھی کیا گیا ہے وہ پاکستان پہنچ تو جائے. چائنا کا پیسہ پاکستان پہنچ دیتا ہوں, لیکن $8 بلین کا بھی میں کیا کروں گا, پاکستان کا 30 بلین. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب موجود تھے. بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد انور رضا صاحب سے پوچھیں گے یہ حالات کہاں کو جا رہے ہیں. ایک طرف آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ, ایک طرف لانگ مارچ کا معاملہ, ایک طرف ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو یہ معاملات, یہ ملک کدھر کو جا رہا ہے؟ بریک کے بعد سے بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق خبریں ایسے سامنے آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں, اور یہ جو نئے آرمی چیف ہیں ان کی تعیناتی سے متعلق جو مشاورت ہوگی اس کا حصہ ہی بنے گا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہی روز میں بلاول بھٹو صاحب بھی کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے, وہ بھی اس اہم مشاورت کا حصہ بنیں گے. انور صاحب, آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق جو کچھ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ آرمی ایکٹ امینڈمنٹ کیا جائے گا, اس میں کچھ ترامیم کی جائیں گی, اور اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اس وقت کہ نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی امینڈمنٹس نہیں ہوں گی. تو یہ نواز شریف صاحب کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں کہ امینڈمنٹس نہیں ہوں گی؟ اپنی مرضی کوئی فیورٹ آرمی چیف لانا چاہ رہے ہیں, یا کس قسم کی اس وقت باتیں جو ہے وہ آرمی چیف سے متعلق چل رہی ہیں؟ دیکھیے ماریہ, جو 1952 کا آرمی ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی ایک بات تو ضرور تھی, لیکن اب اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے, اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد ممکن ہے کہ اس میں کوئی ترمیم لائی جا سکے. لیکن ایک حکومتی حلقوں میں یہ بحث ضرور چل رہی ہے کہ اہم تقرری کو لے کے جو مسلم لیگ نون کے وزراء ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں آرمی چیف کی تقرری کی منظوری وفاقی کابینہ سے لینی چاہیے, گو کہ کوئی یہ آئینی اور قانونی بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل پرائم منسٹر کا اختیار ہے اور ہمیں صرف اس کو یہ پرائم منسٹر کی ثوابدید پر چھوڑ دینا چاہیے. لیکن وہ وزراء جو کابینہ سے منظوری کے خواہش مند ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے آپ کی جو تقرری ہے آرمی چیف کی اس کو کسی لیگل فورم پر چیلنج بھی نہیں کیا جا سکے گا اور اس سے کوئی ابہام بھی پیدا نہیں ہوگا. لیکن اس حوالے سے آج مولانا فضل الرحمان نے
शहबाज शरीफ साहब को टेलीफोन किया, उनकी सेहत भी दरियाफ्त की है, और उस मौका पर हमारे जो ज़राए हैं उनका कहना है कि उनसे उनकी इस अहम तकर्री पर मुशावरत भी हुई है, बात भी हुई है, और मौलाना फजल रहमान ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब को ये मैंडेट दिया है कि वो आर्मी चीफ की तकर्री करें। प्योरली स्वाबदी जो है डिस्क्रिप्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की होती है, लेकिन इस हवाले से अभी तक जो फैसला जो मुशावरत है वो होनी बाकी है। आई थिंक ये मुशावरत 19 के बाद होगी, क्योंकि अभी तक कोरोना का शिकार है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वीडियो लिंक्स के ज़रिए या फिर वो टेलीफोनिक गुफ्तगू ज़रूर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मौजूद हैं, और वो भी इस हवाले से इस मुशावरत का हिस्सा ज़रूर होंगे। अच्छा नूर साहब, जो कहा जा रहा था कि सीनियर मोस्ट जो भी आपके जनरल होंगे उनको आर्मी चीफ के लिए जो है वो एक्सपेक्टेड होगा, उनका नाम आ गया ना, लेकिन 19 नवंबर को जो सीनियर मोस्ट जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ साहब, उनकी रिटायरमेंट भी तो हो रही है, तो उनको इस आर्मी चीफ के ओहदे के लिए क्यों नहीं प्रेफर किया जा रहा? देखिए, जो जिस तरह एक पैटर्न सेट किया गया था अदलिया में कि जो भी सीनियरिटी की बुनियाद पे सीनियर होंगे वो चीफ जस्टिस हुआ करेंगे, इसी तरह नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है, लेकिन ये ख्वाहिश तब पूरी होती कि जब जो लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ साहब 19 को रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद इसलिए ये समरी लाई जा रही है ताकि जो उनके बाद जो सीनियर होंगे उनके लिए या किसी और के लिए राह हमवार कर दी जाए। देखिए वो तो 27 के ना, लेकिन अब बात ये है यहाँ पर कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो सीनियरिटी का इशू है ये तो शायद नेक्स्ट जब कोई मुशावरत होगी तो उसमें मुमकिन होगा, नया आर्मी चीफ जो नेक्स्ट तैनात होंगे उनकी बात होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने वाकई ही इदारों में मेरिट को मेंटेन रखना है तो फिर आपको 19 इनको जो जनरल रिटायर्ड हो रहे हैं फिर उन्हें भी आपको कंसिडर करना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब है कि अभी सिर्फ पिक एंड चूज़ की बात की जा रही है। शायद तमाम सियासी जमातें बेशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहते ये हैं कि जो भी आने वाला आर्मी चीफ हो शायद वो मुस्तकबिल में उनकी फेवर करे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि फ़ौज ने ये तय कर लिया हुआ है कि उन्होंने सियासत से दूर रहना है, अब पेशा वराना जो अमूर हैं उनको फोकस करना है, जो फ़ौज का मोराल है उसे मज़ीद बेहतर करना है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करना है। आप देखें स्वात में जिस तरह तालिबानाइजेशन बढ़ रही है उनका मुकाबला करना है, दहशत गर्दी का मुकाबला करना है। इस खित्ते में क़याम अमन के लिए हमारी फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अब उन कुर्बानियों का समर का वक्त है। हमें अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है करने की वो ये है कि सियासी इस्तेकाम लाने के लिए सियासी जमातों को एक पेज पर होने की ज़रूरत है। चलिए ये तो वक्त गुजर जाएगा, आर्मी चीफ जो भी होंगे उनकी तैनाती का अमल मुकम्मल तो होना ही है, और मैं समझता ये हूँ कि नवाज शरीफ साहब और जो शहबाज शरीफ साहब के दरमियान गुफ्तगू हुई है इन अहम अमूर पर, उस गुफ्तगू के तनाजुर में जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका एक इजलास प्राइम मिनिस्टर बुलाएंगे, उस इजलास में तमाम इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा, उसके बाद फिर कोई हतमी फ़ैसला किया जा सकेगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो समरी होगी नए आर्मी चीफ़ की तैनाती की जिसमें 6 नाम होंगे वो आई थिंक 22 या 23 को आएगी और 25 या 26 तक ये मामला मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपने तारीख की भी बात की है, तो इस तमाम सिचुएशन जब तक खबरें सामने आ रही है, मुशावरत हो रही है, मुशावरत होती रही है, मुशावरत आगे भी होनी है आर्मी चीफ तैनाती से मुतालिक, लेकिन इसी मौके पर जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया कि अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया, अभी तक फ़ौज ने कोई नाम नहीं भेजे, अभी तक इससे कोई बात ही नहीं हुई, तो ये सिर्फ महज एक सियासी बयान है या ख्वाजा आसिफ साहब इस मामले बात नहीं करना चाहते इसलिए वो इसको इस तरह से कह रहे हैं कि इस पर कोई डिस्कशन हुई नहीं है अभी? तो देखिए मारिया, इसके सियासी, कानूनी और टेक्निकल ज़रा पहलुओं को ज़रा समझिए। अच्छा। कि अगर वो पहले से ही कोई बात कर दें कि जी नाम आ चुके हैं, डिस्कशन हो चुके हैं, तो उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं जिनकी वजह से वो उनकी हुकूमत कायम है, डेफिनेटली उनकी हुकूमत को इसका पोलिटिकली नुकसान होना था। एक बात, इसीलिए इस बात को सीगा राज में भी रख रहे हैं ताकि वक्त गुजरे और वो वक्त के साथ इसका फ़ैसला करे। दूसरी बात यह है कि जो 6 नाम जो इम्पोर्टेंट हैं, जो सीनियर मोस्ट हैं, उन्हें कंसिडर होना है और उनकी समरी जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने भिजवानी है, जिस पर फिर आपको उन नामों में से आपने किसी को चूज़ करना है। अलबत्ता इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश ज़रूर है क्योंकि उन्होंने माजी में भी एक्सपेरिमेंट किए थे, सुपर सीड किए थे जर्नल्स, और उनका कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब खुद इसका इजहार करते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि जो भी मोस्ट सीनियर हो उसको वो सामने लेके आएँ। खैर ये तो उस वक्त होगा जब हमें समरी आएगी और नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी तो पता चलेगा, कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन अब ज़ाहिर है जो नाम
ऑलरेडी आप लोगों के पास मौजूद हैं, जो सीनियर हैं, जिनकी समरी आनी है, उन लोगों के नामों पर आप अपनी जमात में तो इसकी डिस्कशन कर सकते हैं, अपने इत्तेहादियों के साथ तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस इतनी इंपॉर्टेंट जो तकर्री है उसको सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। इसीलिए ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि इसको अभी जिक्र ना किया जाए और मीडिया में भी इसकी तशहीर ना की जाए, और ये ज़रूरी भी है। इससे इदारे कमज़ोर होने के साथ साथ आपके मुल्क को भी नुकसान होगा कि एक अहम तकर्री को लेकर किस तरह सियासत की जा रही है, किसको फेवरेट कहा जा रहा है, किसको फेवरेट नहीं कहा जा रहा। तो इससे फ़ौज के अंदर भी डीमोरलाइज होंगे लोग, और जो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त आने पर ही ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसको पोलिटिसाइज किया किसने है? ये हमने नहीं, ये माजरत के साथ ये पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद इस बहस को छेड़ा था, और इस बहस के बाद मीडिया ने इस पर अपने तज्जिए और तबसरे देने शुरू कर दिए थे। स्टार्ट हुई थी अनवर साहब के आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझसे पूछ की जानी चाहिए, यहीं से तो मामला तमाम शुरू हुआ था, जिस पर डिबेट शुरू हुई थी। आपको याद होगा कि मरियम औरंगजेब साहिबा, मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी इत्तेहादी जमातों के लोगों ने इस बात का इजहार किया कि आप कौन होते हैं, आपसे मुशावरत क्यों की जाए, ये प्राइम मिनिस्टर की सवाब दीदा, वो जिसको मर्जी लगाए। डिबेट के बाद मीडिया में ये बात आई थी। देखिए, इमरान खान साहब तो चाहते थे ना कि कोई ना कोई ऐसा इशू लेके चलें जिसकी वजह से उनकी अपनी सियासत, मुस्तकबिल की जो सियासत है उसको भी देख रहे थे, और फिर उन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो वोटर्स हैं, खत्म हो चुका है। अब देखना ये कि आर्मी चीफ की तैनाती का जो मामला है कब तक रिजॉल्व हो पाएगा। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपसे अगले हफ्ते की मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।